सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री उसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 1 के अंदर हम लोग अब जो मेन टॉपिक्स हैं जो कि पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने एटॉमिक साइज़ और आयनिक साइज़ को डिस्कस किया है। आज हम लोग सेकंड फिज़िकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करने जा रहे हैं, डेट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इसका पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या ट्रेंड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफ़ाइन करने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे सोडियम एटम की, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो थर्ड शेल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जिस तरह हमें पता है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फर्स्ट शेल के ऊपर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर्ड विद दी सेकंड शेल, और सेकंड शेल पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर्ड विद दी थर्ड शेल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल के अंदर मौजूद है इसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन सबसे कम है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, डेट इज़ मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल के अंदर किसी भी एलिमेंट के, इसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, डेट इज़ नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों होती है, उसकी वजह यह है कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों के दरमियान अट्रैक्शन है। इस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इस मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को सोडियम मेटल से, सोडियम के एटम से रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है डेट इज़ नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसकी जो वैल्यू है ना डेट इज़ 496 किलो जूल पर मोल। एक मोल के लिए ये वैल्यू है और प्लस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इसकी डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। अच्छा, यहाँ पे जो 3 वर्ड आ रहे हैं, आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए और गैसियस होना चाहिए। जब कोई एटम गैसियस स्टेट के अंदर होता है तो जिस तरह हमें पता है कि गैस के जो एटम्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो मैक्सिमम आइसोलेशन ऑब्टेन की जा सकती है इन केस ऑफ गैसियस एटम। और एटम न्यूट्रल होना चाहिए क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको किसी आयन से भी रिमूव किया जा सकता है, लेकिन न्यूट्रल होना चाहिए एटम। तो ये सोडियम का न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम है। इसमें से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है 496 किलो जूल पर मोल, डेट इज़ द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम। ये सोडियम के एक मोल की है, एक एटम की नहीं है। अच्छा, अब सोडियम के केस में जिसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, तो कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनके वैलेंस शेल के अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोल देंगे। सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसको सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाएगा। यानी हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज जो है ना, दे आर आल्सो पॉसिबल। मैग्नीशियम की बात करते हैं, इसके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है डेट इज़ नोन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसकी वैल्यू है प्लस 738 किलो जूल पर मोल। और सेकंड इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के गैसियस मोनोपॉजिटिव आयन, ये भी गैसियस एटम है, ये भी गैसियस मोनोपॉजिटिव आयन है। इसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको हम लोग बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से ज़्यादा होगी। उसकी वजह ये होती है कि जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग रिमूव करते हैं तो जो न्यूक्लियस है वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्शन लगाता है, और ज़्यादा अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करके सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ता है। तो इस वजह से जो सेकंड वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी है इट इज़ हायर दैन फर्स्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। Now, what are the factors upon which ionization energy depends? फैक्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे। जब फैक्टर्स को पढ़ेंगे तो फिर हम लोग आसानी के साथ इसके अंदर जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर जो है ना डेट इज़ एटॉमिक साइज़।
एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी दे आर इन्वर्सली रिलेटेड विद वन अनदर। अगर एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल पे कम होगी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। सेकंड फैक्टर इज़ न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी वैलेंस शेल के ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और उतनी ही आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तीसरा फैक्टर शील्डिंग इफ़ेक्ट। जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा उतनी अट्रैक्शन वैलेंस शेल के ऊपर न्यूक्लियस की कम लगेगी और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उतनी ही कम होगी। फैक्टर नंबर 4 जो है ना, डेट इज़ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे हम लोग ट्रेंड्स के अंदर देखेंगे कि कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। तो जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिन एलिमेंट्स की उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होता है, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। फैक्टर नंबर 5 है नेचर ऑफ ऑर्बिटल, के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के कौन से ऑर्बिटल, कौन से सब शेल के अंदर मौजूद है। अगर एस में मौजूद है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी पी के कंपैरिजन में, पी में मौजूद है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी डी के कंपैरिजन में, और देन एफ़। तो एस के केस में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और जो एफ़ सब शेल है ना उसके केस में कम एनर्जी रिक्वायर होगी। तो इन ट्रेंड्स को देखने के बाद अब इन फैक्टर्स को स्टडी करने के बाद अब हम लोग पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड्स को देख लेते हैं। और पहले हम लोग डाउन दी ग्रुप देखते हैं। टॉप से बॉटम ग्रुप के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज़ करती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है टॉप से बॉटम ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज़ बढ़ता है, चूँकि नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होते हैं जब हम लोग एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ मूव करते हैं, और शील्डिंग इफ़ेक्ट भी बढ़ता है क्योंकि एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रहा है एक एलिमेंट से जब आप नेक्स्ट एलिमेंट पे जा रहे हैं। तो जब एक्स्ट्रा शेल ऐड होगा एटॉमिक साइज़ भी बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है ना वो वैलेंस शेल के ऊपर वीक हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाएगा और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती जाएगी। तो फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर हम लोग इस ट्रेंड को थोड़ा देख लेते हैं। लिथियम फर्स्ट एलिमेंट है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 520 है। नेक्स्ट एलिमेंट पे गए हैं तो 496 हो गई है। उससे नेक्स्ट पोटाशियम पे जाते हैं 419, रबीडियम की 403 और सीजियम की लीस्ट है 377। तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न है एटॉमिक साइज़ और शील्डिंग इफेक्ट दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं। सो टॉप से बॉटम ग्रुप के अंदर जो है ना वो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अल्कली मेटल्स के केस में कम। इसी ग्रुप ट्रेंड को हम लोग ग्राफिकली भी देख सकते हैं। ग्राफिकली एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट अल्कली मेटल्स। तो इस ग्राफ के अंदर हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम की तरफ जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ क्या हो रही हैं? डिक्रीज़ कर रही हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अक्रॉस दी पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू का क्या ट्रेंड है। तो लेफ़्ट से राइट किसी भी पीरियड में मूव करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ क्या होंगी? इंक्रीज़ करेंगी। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज़ कम होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। क्योंकि पीरियड के अंदर क्या होता है कि पीरियड के अंदर वैलेंस शेल सेम रहता है, अब उसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करते हैं और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन इंक्रीज़ करते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा, अब नंबर ऑफ़ शेल्स ऐड नहीं हो रहे, अट्रैक्शन इंक्रीज़ होगी और उस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना वो लेफ़्ट से राइट पीरियड के अंदर इंक्रीज़ करेगी। याद रखें जो शील्डिंग इफ़ेक्ट होता है ना ये नंबर ऑफ़ शेल्स पे डिपेंड करता है। तो चूँकि नंबर ऑफ़ शेल्स कांस्टेंट है तो शील्डिंग इफेक्ट जो है ना ये भी पीरियड के अंदर कांस्टेंट रहता है। तो लेफ़्ट से राइट पीरियड के अंदर अगर हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास सेकंड पीरियड है जिसमें फ़र्स्ट एलिमेंट लिथियम है जिसकी 520 है, बेरिलियम पे 899 हो गई है, बोरॉन पे 800 है। यहाँ पे अब नॉर्मेलिटी आ गई है। ये अब नॉर्मेलिटी किस वजह से आ गई है? जिस तरह मैंने बात की थी कि जो बेरिलियम है ना इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 1s2 2s2। अब इसका एस सब शेल कंप्लीट है, इस वजह से बेरिलियम जो है ना इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एज़ कम्पेयर्ड विद दी बोरॉन। दैट्स वाई इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर दैन बोरॉन। फिर उसके बाद कार्बन है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन। यहाँ पे भी एबनॉर्मेलिटी है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में। नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये ऑक्सीजन से ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो नाइट्रोजन है ना उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना वो स्टेबल है,
1s2 2s2 और 2p3। इसका जो p सब शेल है ना वो हाफ फिल्ड है। याद रखें जो कम्प्लीटली फिल्ड सब शेल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं हाफ फील्ड से, और हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं पार्शली फील्ड से। तो इसका नाइट्रोजन के जो सब शेल हैं ये या तो कम्प्लीटली फील्ड हैं, ये हाफ फील्ड है, इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। ऑक्सीजन से नेक्स्ट फ्लोरीन पे जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होगी और नियॉन पे जाके मैक्सिमम होगी। इसी ट्रेंड को ग्राफिकली भी हम लोग देख लेते हैं। Along x-axis again we have atomic number, along y-axis we have ionization energy in kilojoule per mole। इसमें हम लोग फर्स्ट पीरियड को भी शामिल कर रहे हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी 1313 किलो जूल पर मोल है और हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी 2000 के करीब है, 2500 सॉरी उसके करीब है। उसके बाद सेकंड पीरियड पे आते हैं, लिथियम है, लिथियम के बाद बेरिलियम पे गे ज़्यादा होगी और बोरॉन पे गे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ये मैं ऊपर भी एक्सप्लेन करके आया हूँ। बेरिलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना ये ज़्यादा स्टेबल है, 1s2 2s2, इसका s सबशेल कम्प्लीटली फिल्ड है तो ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर्ड विद दी बोरॉन। ये फैक्टर्स के अंदर भी मैंने बात की है। उसके बाद कार्बन है, कार्बन पे जाते इंक्रीज़ कर रही है, फिर नाइट्रोजन पे गया इंक्रीज़ कर गई। होना क्या चाहिए था यहाँ पे फिर एक एबनॉर्मेलिटी आ गई है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाइट्रोजन से ज़्यादा होनी चाहिए थी लेकिन नाइट्रोजन की ज़्यादा है। अगेन यहाँ पे क्या है कि जो नाइट्रोजन है ना इट है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज़ कम्पेयर्ड विद दी ऑक्सीजन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p1 2px1 2py1 और 2pz1। इसका जो p सबशेल है वो हाफ फिल्ड है लेकिन जो ऑक्सीजन का पी सब शेल है वो पार्शली फिल्ड है। तो नाइट्रोजन का पी सब शेल ज़्यादा स्टेबल है तो इस वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल है। डैट्स वाई इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर दैन ऑक्सीजन और लास्ट के ऊपर नियोन आ जाएगा। तो ये पीरियड के अंदर ट्रेंड है आयोनाइजेशन एनर्जी के। तो ये टॉपिक था आज का हमारा कि व्हाट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाट आर द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एनर्जी।